Informative video on point machine in Indian Railway Signaling System Part 1. Following item covered in this video: introduction of point machine, IRS specification, types of point machine. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंट मशीन। ट्रेन को एक लाइन से दूसरे लाइन पर ले जाने के लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पॉइंट की स्थापना किया जाता है, जिसमें टंग रेल तथा स्टॉक रेल होती है। टंग रेल को आवश्यकतानुसार सेट करके ट्रेन को एक लाइन से दूसरे लाइन पर भेजा जाता है। टंग रेल को थ्रो प्रदान कर आवश्यक स्थिति में सेट, लॉक एवं टंग रेल की सेटिंग को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल विभाग द्वारा पॉइंट मशीन की स्थापना किया जाता है, जिससे पॉइंट को रिमोटली यानी दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें टंग रेल और स्टॉक रेल क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंट मशीन है पॉइंट ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे टंग रेल स्टॉक रेल क्या है, नॉर्मल पॉइंट, ट्रैप पॉइंट, पॉइंट नॉर्मल पोजीशन एंड रिवर्स पोजीशन, टाइप ऑफ पॉइंट टर्न आउट LH एंड RH, ओवरव्यू और ग्राउंड कनेक्शंस। ये पॉइंट का ओवरव्यू है। ये पॉइंट का ओवरव्यू है। इसमें क्या है, ये जो लाइन हमने फोटो लिया है ना, ये अप लाइन है और ये जो ट्रेन जा रही है ये डाउन लाइन से जा रही है। हमारे डिवीज़न में एक स्टेशन है लाखोदरा, इसका पॉइंट नंबर 115-16 है। तो ये जो है पॉइंट नंबर 115 है, ठीक है। तो इसमें गाड़ी क्या है, इधर से आएगी, ऐसे आएगी, नॉर्मली गाड़ी क्या है इस तरह आएगी। तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट की अभी नॉर्मल पोजीशन है, गाड़ी सीधी ऐसे निकल जाएगी। तो इधर से देखिए, ये जो पोर्शन हुआ इसको कहेंगे फेसिंग। इधर से अगर हम देखें इस तरफ से, एरो देखिए मैंने दिया है इस तरफ से, यानी एरो की तरफ हमारा चेहरा हो, ऐसे खड़ा होंगे तो ये पॉइंट का फेस हुआ, ये पॉइंट का फेस हुआ और ये पॉइंट का हुआ टेल, ये जो हुआ टेल पोर्शन हुआ। तो हम फेस से खड़ा होंगे, अगर फेस के तरफ से गाड़ी जाएगी, यानी गाड़ी इधर से आ रही है तो ट्रेलिंग कहलाएगा। अगर ये गाड़ी इधर जाए, इस तरफ जाए गाड़ी, तो हम कहेंगे कि फेसिंग में गाड़ी जा रही है। तो गाड़ी फेसिंग में जाता है, इसी से नॉर्मल रिवर्स का हम पता करते हैं। देखिए, गाड़ी अगर इस पॉइंट से गया फेसिंग में, तो हम कहेंगे कि गाड़ी जो है टर्न नहीं लेगा। इससे हम जैसे फेस से यानी इस पे से गुजरे हैं तो गाड़ी टर्न नहीं लेगा, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल पॉइंट, सीधी निकल जाएगी। अगर ये गाड़ी क्या होगा, जैसे ये टंग रेल अभी खुला हुआ है, ये टंग रेल इस तरफ सेट हो जाए और ये टंग रेल इस तरफ ओपन हो जाए, तब गाड़ी जाएगी तो क्या होगा, ये गाड़ी ऐसे टर्न ले लेगी, गाड़ी ऐसे घूम जाएगी ये गाड़ी। तो हम कहेंगे कि पॉइंट रिवर्स है। तो पॉइंट का नॉर्मल पोजीशन, रिवर्स पोजीशन पता करने का सबसे आसान तरीका है कि फेसिंग पॉइंट, हम फेस की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाएं फेसिंग पॉइंट में। उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी अगर उस पे से जाती है तो गाड़ी टर्न लेगा कि नहीं। अगर वो टर्न लेता है तो पोजीशन हुआ रिवर्स का। अगर वो गाड़ी उस पे से सीधी निकल जाएगी, ऐसा देखना है, तो होगा नॉर्मल पोजीशन, यानी ये पॉइंट ये भी हमारा ये नॉर्मल पोजीशन में सेट है। तो ये पॉइंट का है ओवरव्यू। अभी देखते हैं अगला पिक्चर में क्या है। ये भी ओवरव्यू हुई है, ये नॉर्मल पोजीशन, गाड़ी निकल गई है। अभी देखिए पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है।
इसके बाद ये देखिए, ये पॉइंट हमारा, ये भी क्या है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट नॉर्मल है, ये गाड़ी है ना सीधा जाने वाली, ठीक है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें ये ग्राउंड कनेक्शन का ओवरव्यू है। देखिए ये क्या है, ग्राउंड कनेक्शन है, कैसे कैसे लगा होता है। देखिए इसमें टोटल ये IRS पॉइंट का है ग्राउंड कनेक्शन, किसका है, IRS का। कैसे है, एक गिन लेते हैं। देखिए एक, और ये यहाँ पे एक, दो, ये डिटेक्शन का है ना, और ये दोनों जो दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये स्लाइडिंग दिख रहा है, वो लॉकिंग का, यानी 1 2 3 4, और ये यहाँ पे हो गया 4, 1 4 और 1 5 दिख रहा होगा टोटल। यहाँ देख सकते हैं, 1 रोडिंग, 2 रोडिंग, 3 रोडिंग, 4 और 1 5। तो ये हो गया ड्राइविंग, लॉकिंग, लॉकिंग, डिटेक्शन, डिटेक्शन। अब इसमें से कौन सा नॉर्मल डिटेक्शन है, कौन सा रिवर्स डिटेक्शन है, ये पता करना आसान है। पहले आप पॉइंट को नॉर्मल पोजीशन में कर दीजिए। अभी देखिए ये पॉइंट नॉर्मल पोजीशन में है, तो नॉर्मल पोजीशन में हमारा जो डिटेक्शन, एक ये डिटेक्शन है, और एक हमारा ये डिटेक्शन रॉड है, 2 डिटेक्शन रॉड है। तो अभी देख सकते हैं कि ये डिटेक्शन रॉड जो है इसके साथ चिपका हुआ है, तो ये हुआ नॉर्मल डिटेक्शन रॉड। अगर पॉइंट हमारा नॉर्मल है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, तो ये नॉर्मल डिटेक्शन रॉड हुआ। अब रिवर्स पोजीशन में जब ये चिपकेगा, इधर आएगा, तो ये रॉडिंग इंडिकेशन का में प्रमुख योगदान देगा। तो ये हो गया रिवर्स, ये रिवर्स इंडिकेशन का रॉडिंग हुआ, इसका हुआ रिवर्स इंडिकेशन की रॉडिंग, और ये नॉर्मल इंडिकेशन रॉडिंग हुआ। अब एक्चुअली क्या है, इंडिकेशन में नॉर्मल और रिवर्स दोनों का रहता है। उसमें जो स्लाइड हम देखेंगे, आगे जाके स्लाइड का हम फोटो भी देखेंगे, उसमें क्या है, 2 खांचे रहते हैं। जैसे मान लिया पॉइंट अगर नॉर्मल है, तो इसमें 2 खांचा रहेगा दोनों स्लाइड में, एक बड़ा रहेगा, नोच रहेगा, एक उसी खांचे में एक छोटा नोच रहेगा। तो जैसे नॉर्मल वाला है, तो जब ये नॉर्मल में पॉइंट सेट रहेगा, तो इसके अंदर में ट्रॉली होता है, देखेंगे आगे मिलेगा। तो ट्रॉली क्या होता है, 2 तरह का ट्रॉली होता है। एक उसमें ट्रॉली जो होता है उसमें 2 रोलर होते हैं, एक टॉप रोलर होता है, एक बॉटम रोलर होता है, ठीक है। तो रोलर कहाँ गिरेगा, एक रॉड के छोटी नोच में, एक रॉड के बड़ी नोच में। मतलब बड़ी नोच का इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे रहे तो भी उस नोच में वो गिरे, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा छोटी नोच वाले से। तो अभी हम नॉर्मल में जब सेट है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब वो ट्रॉली गिरी हुई रहेगी, डिटेक्शन बना हुआ रहेगा, तो ट्रॉली कहाँ गिरी रहेगी, इसका यानी नॉर्मल जो रॉड का जो स्लाइड रहेगा उसके छोटे नोच में गिरेगा, और जो रिवर्स वाला वो बड़े नोच उसके सामने रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर नॉर्मल रॉड है तो नॉर्मल रॉड का छोटा नोच आएगा, और इसी के जस्ट बगल में एक बड़ा नोच आएगा, एक इसका रहेगा रिवर्स का। उसी तरह रिवर्स में रिवर्स का छोटा नोच रहेगा और नॉर्मल का बड़ा नोच रहेगा, ताकि ट्रॉली चूँकि इस पर एडजस्ट करना है, और जब हम रिवर्स में इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आगे पीछे रहेगा, लेकिन कितना भी आगे पीछे करेंगे तो इतना बड़ा रहेगा कि इसके सामने तो गिरेगा ही गिरेगा ट्रॉली। तो ये हो गया इंडिकेशन किस तरह उसके अंदर बनता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, लॉकिंग। तो लॉकिंग में IRS में अलग सेपरेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट है यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, ये जो भाग है यहाँ से ही सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। जबकि सीमेंस में देखते थे, सीमेंस पॉइंट मशीन में एक मिडिल में लॉकिंग के एडजस्टमेंट का रहता था, इसमें नहीं होता है, इसलिए आसान होता है। आप यहीं से, इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर आप नॉर्मल का पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं तो रिवर्स में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अगर आप रिवर्स में कर रहे हैं तो नॉर्मल में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। रिवर्स में सेटिंग करेंगे लॉकिंग का तो नॉर्मल लॉकिंग नहीं बिगड़ेगा, नॉर्मल लॉकिंग की सेटिंग करेंगे तो रिवर्स लॉकिंग नहीं बिगड़ेगा। तो ये आप समझ गए नॉर्मली। और ये जो है, ये आपका कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो है
ये जो आप रॉड देख रहे हैं ये है ड्राइविंग रॉड, यानी ये थ्रो प्रदान करता है। तो इसमें थ्रो कितना रहता है 143 mm का टोटल थ्रो रहता है। IRS हो चाहे सीमेंस पॉइंट मशीन हो, 143 mm इस पॉइंट को इधर लाया, मतलब इस तरफ ला सकते हैं, और 143 इस तरफ की चाल रहेगी। तो ये टंग रेल ही ऑपरेट रहेगा, स्टॉक रेल अपनी जगह स्थिर रहता है, टंग रेल में मूवमेंट होता है किसके द्वारा, ये मशीन के द्वारा। अब आते हैं IRS स्पेसिफिकेशन में। IRS स्पेसिफिकेशन क्या है इसका IRS स्पेसिफिकेशन क्या होता है, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। IRS स्पेसिफिकेशन देखिए, IRS है यानी एक होता है RDSO स्पेसिफिकेशन। RDSO स्पेसिफिकेशन में क्या रहता है, वो ट्रायल बेसिस पे रहता है। RDSO उसको अप्रूव तो कर देता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चेंजेज होता रहता है। जब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा तो वो प्रमाणित हो जाएगा, तो ये जो है बिल्कुल अप्रूव्ड है। IRS स्पेसिफिकेशन की संख्या है IRS S24 2002 से ही अप्रूव्ड है। अब इसमें क्या है, जो IRS स्पेसिफिकेशन रहता है, जैसे हम पॉइंट मशीन रेलवे की तरफ से लेने जा रहे हैं, तो रेलवे ने कुछ उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि उसमें से कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, तो वो जो है रेलवे उसको यूज़ करने लायक समझेगा। तो और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी को रेलवे से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। उस जो IRS स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर उसको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या देखा जाता है, जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट मशीन रोबस्टिक होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ IRS 24 का 2002 में ऐसा लिखा हुआ है कि रोबस्टिक होनी चाहिए, आसानी से टूट फूट नहीं हो, यानी अनऑथराइज इंटरफेरेंस अगर होता भी हो तो उससे बचाव हो सके। मिड स्ट्रोक फैसिलिटी। मिड स्ट्रोक फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया हमारा पॉइंट है, अब पॉइंट में क्या हुआ कि एक जो है हमारा ऐसे टंगरेल खुला हुआ है और एक हमारा ऐसे टंगरेल सेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लिया पॉइंट चला और बीच में अटक गया दोनों, यानी ना तो इस तरफ ही पॉइंट, ना तो नॉर्मल में पॉइंट सेट हुआ हमारा और ना ही रिवर्स में पॉइंट सेट हुआ, यानी बीच में। तो उसमें भी अगर हम पॉइंट को ऑपरेट करें तो वो या तो नॉर्मल ऑपरेट हो या रिवर्स ऑपरेशन। नॉर्मल से रिवर्स किए हैं तो जब दोबारा हम ऑपरेट करें तो रिवर्स से नॉर्मल ऑपरेट हो, इसको बोलते हैं मिड स्ट्रोक फैसिलिटी। यानी ऐसा नहीं कि बीच में अटक गया तो अटक गया, मतलब अगर बीच में पॉइंट है तो भी वो नॉर्मल या रिवर्स होगा, तो मिड स्ट्रोक फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। देखिए अब मान लिया कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे हमारा ये रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन का आप इस तरफ फेस की तरफ खड़ा हो जाइए। हमेशा जिस तरफ से फेस रहेगा पॉइंट मशीन, उसके फेस तरफ से ही काउंटिंग करना है। तो हम फेस तरफ इस तरफ फेस किए हुए हैं, तो हमारा राइट हैंड इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा। हम सपोज करिए एरो के निशान की दशा में अगर हम चेहरा को उस तरफ रखें एरो की तरफ, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड। अगर कोई पॉइंट मशीन हम यहाँ बिठाते हैं तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट मशीन का इंस्टॉलेशन क्या है, राइट हैंड इंस्टॉलेशन है। अब इसी पॉइंट को उलट के हम इधर ले आए हैं तो इसका इंस्टॉलेशन क्या हुआ, लेफ्ट हैंड इंस्टॉलेशन। तो पॉइंट में आप देखिएगा कि जैसे जनरली क्या किया जाता है कि जिधर पॉइंट नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टंगरेल जिधर चिपका हुआ रहेगा, मोस्टली कोशिश किया जाता है कि पॉइंट को उस तरफ ही रखें, पॉइंट मशीन को हम उसी तरफ रखें। यानी कहने का मतलब अगर हमारा LH क्रॉस ओवर है तो हम पॉइंट मशीन को LH साइड ही इंस्टॉल करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बगल से कोई लाइन जा रहा है, तो बगल से कोई लाइन जा रहा है तो इतना डिस्टेंस नहीं मिल पाता है कि पॉइंट मशीन को हम इन दोनों लाइनों के बीच में लगाएं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको अपोजिट दिशा में लगा दिया जाता है। तब क्या होता है कि जो लॉकिंग रॉड होता है, यानी इंडिकेशन रॉड होता है, वो लंबी वाली हो जाती है नॉर्मल में। तो ऐसे पॉइंटों में कभी कभी तकलीफ भी आता है
कि चूँकि रॉड लंबा रहता है और इस पे से कोई पैर रख के पास हो गया तो कभी कभी फ्लैश हो जाता है, जिसके लिए कि हम क्या करते हैं इसमें जे बोल्ट लगाते हैं। तो अगर कोई पैर रखा भी तो जे बोल्ट उसको रोक के रखेगा, उससे नीचे जाने नहीं देगा। और स्प्रिंग रहता है तो नीचे जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो डिटेक्शन कॉन्टेक्ट रहता है वो ब्रेक होने का चांस रहेगा, टेंशन आएगा। तो इस तरह ये होता है जो एक ही पॉइंट मशीन। हम पॉइंट मशीन ऐसा नहीं है कि एलएच के लिए हम अलग पॉइंट मशीन लाएं और आरएच अगर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पॉइंट मशीन लाएं। नहीं, सेम पॉइंट मशीन को एलएच साइड भी इंस्टॉल कर दिया जा सकता है और आरएच साइड भी इंस्टॉल किया जा सकता है, ऐसा कहना है आईआरएस स्पेसिफिकेशन में। अब है देखिए कि लॉकिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि एक बार मशीन लॉक हो जाए तो बिना मशीन को ऑपरेट किए पॉइंट को अनलॉक करना संभव नहीं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि अगर मान लिया जाए कि एक बार लॉक हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में उसको अनलॉक करना संभव नहीं हो। बस अगर हमको पॉइंट को अनलॉक करना है तो पॉइंट को चलाना ही होगा। ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी का आइटम होता है। बाहरी डस्ट पानी से बचाव की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो हम पॉइंट मशीन लाते हैं उसकी ढक्कन इस तरह लगाई जाए, ढक्कन होता है इस तरह कवर हो जाए कि इसमें न तो डस्ट जाए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए। तो डस्ट प्रूफ करने के लिए क्या लगाते हैं इसमें, इसके चारों तरफ एक प्लास्टिक और रबड़ का कैस्केट टाइप का लगाते हैं। किसी किसी जो नया पॉइंट मशीन होता है उसमें देखने को मिलता है, तो वो बिल्कुल चिपक जाता है और डस्ट वगैरह भी उसमें से नहीं जा सकता है। और उसके तमाम होल जो होते हैं उसको क्लोज किया जाए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। जब पॉइंट मशीन इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन किसी वजह से बंद हो जाए, ये भी है, मान लिया फेलियर तो हो सकता है, तो अगर किसी वजह से पॉइंट मशीन इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में देखिए, जब पॉइंट मशीन इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन किसी वजह से बंद हो जाए तो मशीन को मैनुअली ऑपरेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें आपने देखा है जो हमारा पॉइंट मशीन है उसके पीछे क्रैंक हैंडल लगाने की व्यवस्था होती है, यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं होता तो क्रैंक हैंडल की मदद से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पॉइंट मशीन को इलेक्ट्रिकली या मैनुअली ऑपरेशन के बीच इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये भी दिया है, तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पॉइंट को जब हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हों तो उसी समय मान लिया कोई इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट कर दे, तो जब हम लगाएंगे क्या, क्रैंक हैंडल अगर हम लगाते हैं और इसी समय कोई पॉइंट को चला दे तो बहुत तेज़ी से क्रैंक हैंडल ऑपरेट होगा और चलाने वाले को चोट भी लग सकता है। तो अगर हम क्रैंक हैंडल इसमें लगा दें तो कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिकली चलने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो, तो इसी को कहते हैं क्रैंक हैंडल स्विच लगाते हैं CH। इसमें इसके अंदर एक NX स्विच बोलते हैं उसको, NX स्विच इसके अंदर लगा होता है पॉइंट मशीन के अंदर में। जो भी पॉइंट मशीन देखे होंगे वो समझ गए होंगे। तो NX स्विच रहता है, तो NX स्विच के साथ ही इसकी वायरिंग की जाती है। तो हम क्या करते हैं कि NX स्विच हम इसको क्रैंक हैंडल को तभी लगा पाएंगे जब NX स्विच में एक पर्टिकुलर बार्ड भी लगा होता है, एक पर्टिकुलर नंबर की चाबी, हर एक पॉइंटों के लिए अलग अलग होता है। तो पर्टिकुलर चाबी इसमें हम घुमा करके उसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे। तो टर्न करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब हमारा क्रैंक हैंडल जो है इसमें इन होगा और हम क्रैंक हैंडल से ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा कहना है रेलवे का। अगर कोई पॉइंट मशीन हम चाहते हैं लगाएं इस कंपनी का, तो इस कंपनी का जो पॉइंट मशीन में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट का ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट का अगर आप चलाते हैं तो सबसे पहले इसका डिटेक्शन कॉन्टेक्ट टूटना चाहिए, यानी वो डिटेक्शन कॉन्टेक्ट टूटेगा वहाँ पॉइंट फ्लैश हो जाएगा। पॉइंट को उसके बाद अनलॉक होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि पहले अनलॉक हो गया बाद में डिटेक्शन टूटा, नहीं, पॉइंट जैसे ही ऑपरेट होगा डिटेक्शन कॉन्टेक्ट टूट जाएंगे दोनों, और दोनों ऑपरेशन कॉन्टेक्ट मेक हो जाएंगे और पॉइंट अनलॉक होगा। अनलॉक होने के बाद पॉइंट ऑपरेट होगा। पॉइंट ऑपरेट होने के बाद पॉइंट पहले सेट होगा, टंग स्टॉक प्रॉपर हाउसिंग होना, उसके बाद पॉइंट को लॉक होना, यानी पूरी तरह पॉइंट को सरिए। इसी में हम लोग गेज एडजस्ट करते हैं कि अगर हम ये जो प्रॉपर हाउसिंग हो रही उस हाउसिंग में अगर हम 3 mm से ज़्यादा का गैप कर दें, 3 mm से ज़्यादा का गैप कर दें तो क्या होगा,
ये माना जाएगा कि टंग जो है स्टॉक के साथ प्रॉपर हॉस नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में पॉइंट लॉक नहीं होगा। यानी सेट होने के बाद ही पॉइंट लॉक होगा। और जब पॉइंट लॉक हो जाएगा, सेट होगा पहले, लॉक होगा बाद में, उसके बाद आएगा डिटेक्शन। ये डिटेक्शन आ जाएगा कि फिर पॉइंट जो है प्रॉपर कंडीशन में सेट एंड लॉक हो चुका है, नॉर्मल या रिवर्स। अब टाइप ऑफ पॉइंट मशीन। टाइप ऑफ पॉइंट मशीन सीमेंस पॉइंट मशीन है, एक IRS टाइप 143 mm स्ट्रोक पॉइंट मशीन है, एक IRS क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन है 220 mm, जिसको थिक वेब पॉइंट बोलते हैं। अब सीमेंस पॉइंट मशीन के बारे में जान लें। सीमेंस पॉइंट मशीन में आता है सीमेंस पॉइंट मशीन के पार्ट्स और उसके कार्य, मशीन का हम कैसे उसको स्थापना करेंगे, मतलब हम कैसे पॉइंट मशीन को लगाएंगे, पॉइंट मशीन की वायरिंग कैसे करेंगे, पॉइंट का संचालन ऑपरेट कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, और उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सीमेंस पॉइंट मशीन के बारे में जानेंगे। अब देखिए सीमेंस पॉइंट मशीन में जो है, सीमेंस पॉइंट मशीन के पार्ट्स क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है कास्ट आयरन हाउसिंग, मशीन की बॉडी जिसमें मशीन रखा होता है, मोटर रखी होती है। दूसरा है लॉक के साथ हाउसिंग कवर असेंबली, यानी पॉइंट मशीन के ऊपर जो कवर है वो मशीन का ढक्कन बोल सकते हैं इसको। फिर गियर्ड मोटर असेंबली, स्प्लिट फील्ड DC इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, स्प्लिट फील्ड इसलिए है कि उसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है, एक 0 आपने देखा होगा, फिर एक इधर 1 रहता है और इधर 2 रहता है। तो इसमें 2 फील्ड होता है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो एक फील्ड में जब सप्लाई जाएगी तो क्लॉकवाइज घूमेगा, दो ही तरह का रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज, और इस फील्ड में अगर हम सप्लाई डालेंगे दूसरी फील्ड में तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही है इसका थ्योरी, इसलिए बोलते हैं स्प्लिट फील्ड। DC इलेक्ट्रिक मोटर का रखने का ये हुआ कि DC इलेक्ट्रिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको ज़्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे घर में जो पंखा है वो 230 वोल्ट AC से चलता है। आप क्या करिए, इस पंखे को पहले पकड़ लीजिए जोर से, आप फिर बोलिए कि स्विच दे, तो उस कंडीशन में होगा कि पंखा घूमेगा नहीं। तो AC में क्या होता है कि इनिशियल में उसमें उतना फोर्स नहीं होता, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। अगर आप उसको जोर से पकड़ लेते हैं तो उसका गूं करके आवाज़ करता रहेगा और मशीन घूमेगा नहीं। लेकिन आप DC जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको आप ऐसा करेंगे तो आपका हाथ तोड़ देगा वो, यानी उसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना ज़्यादा होता है कि आप उतना ज़ोर से उसको पकड़ के रखिएगा, एकदम टॉर्क के साथ जो है वो रोटेट होगा। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पॉइंट सेट एंड लॉक होता है, तो उसको अनलॉक जिस समय होता है उसमें अधिक उसको टॉर्क चाहिए, तो इसको कहते हैं पीक करंट। हम देखते होंगे कि पीक करंट जो होता है लगभग ऑब्स्ट्रक्शन करंट के बराबर होता है, किसी किसी में ज़्यादा भी मिलता है। जैसे हम लोग 3 करंट लेते हैं, जैसे लिखते हैं 1.3 एम्पियर, फिर 1.6 एम्पियर, फिर लिखते हैं 3.5 एम्पियर, ऐसा लिखते हैं। तो ये इनिशियल वाला जो करंट हम लिखते हैं ये होता है पीक करंट। इसके बाद ये होता है नॉर्मल ऑपरेशन करंट, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन पीस लगा देते हैं तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन करंट, है ना। तो स्प्लिट फील्ड DC इलेक्ट्रिक मोटर क्यों यूज करते हैं ये हमने समझ लिया। कॉन्टैक्ट डिवाइस के साथ स्विच पेडेस्टल, अब इसमें है स्विच पेडेस्टल कॉन्टैक्ट डिवाइस इसमें होना चाहिए। और उसके बाद है गियर रैक के लिए कवर असेंबली। गियर रैक के लिए कवर असेंबली क्या होता है, जो गियर रैक होता है उसके चारों तरफ कवर होता है, जैसे स्लाइड वगैरह कवर होता है। डिटेक्शन स्लाइड के लिए कवर असेंबली, देखिए आ गया, स्लाइड के लिए कवर असेंबली। ट्रांसमिशन असेंबली, ट्रांसमिशन असेंबली में क्या होता है, आप जो देखते हैं जो घूमता है, जब मोटर चलाते हैं, मोटर ऐसे छोटा सा ऐसे मोटर रहता है और नीचे ये रहता है, ये इसके साथ ये मोटर और ये है इसके नीचे जिसके ये दांते रहते हैं, इसके दांते से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये जो होता है यही ट्रांसमिशन असेंबली है। अभी आके देखेंगे, फोटो आएगा यहाँ पे, चर्चा कर लेंगे। गियर रैक, थ्रो रॉड, उसके बाद जब नीचे ट्रांसमिशन असेंबली चलेगा तो ये ट्रांसमिशन असेंबली के साथ इस तरह लगा होता है, और इसके साथ एक बड़ा सा पीस लगा रहता है, ठीक है।
और इसमें 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 भी गियर, इसमें भी दांते होते हैं, और ये इसके साथ ड्राइविंग रॉड जो है कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरह कनेक्ट रहता है इसमें। और ये जो हो गया आपका, इसमें भी दांते रहेंगे चारों तरफ, और ये कनेक्ट रहता है। तो इस तरह ऑपरेट होता है गियर रैक, थ्रो रॉड और लॉकिंग रॉड। थ्रो रॉड मतलब ड्राइविंग, थ्रो रॉड मतलब ड्राइविंग, और लॉकिंग रॉड मतलब लॉक स्लाइड। इसके बाद डिटेक्शन होता है, देखिए डिटेक्टर स्लाइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिटेक्टर स्लाइड। लुब्रिकेटिंग ऑफ कवर असेंबली, वोल्टेज कट ऑफ स्विच, ये हो गया, इसको बोलते हैं एनएक्स स्विच। वोल्टेज कट ऑफ स्विच को क्या बोलते हैं? एनएक्स स्विच। इसी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये देखिए, अब आ गया आपका फोटो, आ गया। ये आपका देखिए कॉन्टैक्ट असेंबली है। ये क्या है? ये 4 नंबर जो है कॉन्टैक्ट असेंबली है। ये देखिए आपका स्लाइड का कवर असेंबली है। ये आपका मोटर की पूरी कवर असेंबली है। ये कास्ट आयरन है, 1 नंबर देखिए वो पीछे पड़े थे, कास्ट आयरन का हाउसिंग असेंबली है। ये आपका दोनों जो हो गया, ये आपका डिटेक्शन स्लाइड हो गया, 8 नंबर डिटेक्शन स्लाइड है। इसमें से देख लीजिए, ये जो है आपका ड्राइविंग रॉड की स्लाइड है। ये आपकी लॉकिंग स्लाइड है। ये सीमेंस पॉइंट मशीन है, IRS रहता तो इसमें यहाँ पे एक स्लाइड और आता, यहाँ पे एक स्लाइड और आता, इसके साथ में अटैच रहता है। ये जो लॉकिंग स्लाइड है, ये लॉकिंग स्लाइड है। ये 7B जो देख रहे हैं, 7B ये वाली जो स्लाइड है लॉकिंग वाली है। तो लॉकिंग वाले के साथ एक लॉकिंग स्लाइड और रहेगा, किसमें? IRS में। ये सीमेंस पॉइंट मशीन पढ़ रहे हैं, इसमें स्लाइडों की संख्या 4 ही होती है और उसमें होता है 5। तो ये देख लीजिए, ये पॉइंट यही मोटर है जो चलाता है। और ये देखिए, यही NX स्विच है, जो कि इसी के माध्यम से हम इसमें सप्लाई देते हैं 0 नंबर टर्मिनल पे, यानी निगेटिव। ये जो 0 टर्मिनल होता है NX से होके आता है। तो जब हम घुमा देंगे तो इसके मिडिल वाले टर्मिनल पे सप्लाई नहीं आएगा, इसलिए मोटर ऑपरेट नहीं होगा। तो ये इसलिए लगाते हैं। और इसमें देखिए कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की काउंटिंग कैसे होती है वो आगे पढ़ लेंगे। अब देखिए जान लेते हैं कि स्प्लिट फील्ड DC इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या होता है। टाइप ऑफ मोटर याद कर लीजिए, पूछा जाता है। 110 वोल्ट स्प्लिट फील्ड सीरीज बॉन्ड मोटर होता है। बॉन्डिंग क्या होता है? सीरीज में होता है। मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 60 वोल्ट DC इसका मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ये ऑपरेटिंग करंट है 2.5 से 3 एम्पियर। ठीक है। ऑपरेटिंग करंट ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन 3.6 एम्पियर से 3.8 एम्पियर तक। इसकी RPM कितना है? 1700 RPM है। इसका वाटेज यानी कितनी ताकत है इसमें, तो 440 वाट, या किलो वाट कहेंगे तो 0.44 किलो वाट। मिनिमम थ्रो ऑफ द मशीन 94 mm, देखिए याद रखिए, मिनिमम थ्रो कितना होगा? 94, और मैक्सिमम थ्रो होगा 143 mm। यानी किसी चीज़ को कितना दूर तक धक्का दे सकता है? 143 mm तक चला सकता है टंग को। ठीक है। ये टाइप ऑफ मशीन क्या है? कंबाइंड है। ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 3 से 4 सेकेंड। नॉर्मल ऑपरेटिंग टाइम है 3 से 4 सेकेंड। रेटिंग है 10 मिनट, यानी हम लगातार इस पॉइंट को इतना देर तक चला सकते हैं, 10 मिनट तक। लेकिन हम कितना तक चलाते हैं? 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, इतना ही रहता है। जिसमें हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन जब होता है तो WGR की टाइमिंग नोट करते हैं, तो 10 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 सेकेंड। ठीक है, नॉट लेस देन 10 सेकेंड होनी चाहिए, और 15 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 10 से 15 के बीच में रखता है। अब देखिए स्प्लिट फिट DC इलेक्ट्रिक मोटर का गुण और कार्य, क्यों ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं। DC सीरीज इलेक्ट्रिक मोटर का इनिशियल टॉर्क बहुत अधिक होता है, जो कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तथा स्प्लिट फील्ड होने के कारण मोटर को घुमाने की दिशा बदलने के लिए सिर्फ सप्लाई को दूसरे टर्मिनल पर देनी होती है। ऐसा नहीं कि हमको बार बार सप्लाई चेंज करना पड़े। अगर ये स्प्लिट फील्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि 2 ही टर्मिनल अगर रहेगा तो एक बार हम इसमें पॉजिटिव देंगे, एक बार निगेटिव देंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा,
फिर उठा के इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस तरह पॉइंट का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या किए, इसको कॉमन कर दिए और एक और टर्मिनल दे दिए, और इस पर हमेशा नेगेटिव देंगे, इस पर पॉजिटिव देंगे तो एक बार क्लॉकवाइज, इस पर नेगेटिव देंगे तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 0 2 इस तरह है। मोटर घर्षण क्लच रिडक्शन गियर के माध्यम से पॉइंट को चलाता है। मोटर किसके लिए, घर्षण क्लच, फ्रिक्शन क्लच बोलते हैं, रिडक्शन गियर के माध्यम से पॉइंट को चलाता है। मशीन का मोटर एक अभिन्न हिस्सा है जो हटाने योग्य है। देखो, यानी मोटर को हम उसमें से निकाल सकते हैं। देखे होंगे ये जो मोटर यहाँ पे दिख रहा है, इस मोटर को मशीन से अलग किया जा सकता है। यह जो है IRS S37 के ज़रूरतों का अनुपालन करता है। नहीं, उसमें लिखा हुआ है, जब वो रेलवे ने किया है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि हमको मोटर बदलने की ज़रूरत हो, तो ऐसा नहीं हो कि पूरा मशीनें साथ में बदलना है। तो मोटर बदलने की ज़रूरत हो तो सिर्फ मोटर को बदला जा सके। अब देखिए, अब इसमें देख लीजिए, मैंने अभी चर्चा किया था कि इसमें 2 रोलर होता है। देखिए ध्यान से, एक जो है नीचे रोलर और एक ऊपर रोलर है, दिख रहा है ऊपर से। तो ये रोलर इसको रोलर ए बोलते हैं। ये जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जो रोलर है यह छुपा हुआ है, तो ये रोलर एक नीचे है ना। तो 2 रोलर होता है, एक रोलर ए होता है, एक रोलर बी होता है। तो इन्हीं दोनों रोलरों की मदद से ये जो कॉन्टेक्ट हैं, ये कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। ये ध्यान रखिए, हमेशा जो बाहर वाला कॉन्टेक्ट होगा वो कॉन्टेक्ट है ऑपरेशन कॉन्टेक्ट। जो बाहर का कॉन्टेक्ट है वो है ऑपरेशन कॉन्टेक्ट, और ये देखिए जो अंदर का कॉन्टेक्ट है दोनों, ये है डिटेक्शन कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक अंदर का जो दोनों कॉन्टेक्ट है वो है डिटेक्शन कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी काउंटिंग होती है। तो इसकी काउंटिंग इधर करिए 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाइए तो हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4। तो इसी के बगल वाला हो जाएगा 1A, ये 3A तो हो जाएगा 3A, 4 है तो हो जाएगा 4A, ये 2 है तो हो जाएगा 2A। फिर वापस काउंटिंग होगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 5, फिर होगा ये 6, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8। इसके बगल वाला कॉन्टेक्ट हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा आपका 7A, ये हो जाएगा आपका 8A, ये हो जाएगा 6A। तो बाहर वाला नहीं, ऑपरेशन कॉन्टेक्ट कौन कौन सा होगा, 1A और 5A, 2A और 6A, ये होगा ऑपरेशन कॉन्टेक्ट। डिटेक्शन कॉन्टेक्ट कौन सा होगा, 3A और 7A। उसी तरह 4A और 8A, ये होगा डिटेक्शन कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट को हमने देख लिया। तो कॉन्टेक्ट असेंबली में 2 सेट ऑपरेशन कॉन्टेक्ट होते हैं, देख लिए। ऑपरेशन कॉन्टेक्ट यानी 4 कॉन्टेक्ट है तो 2 सेट कहलाएगा, है ना। कॉन्टेक्ट असेंबली में इस प्रकार व्यवस्था होता है कि रोलर ए पॉइंट के सेट और लॉक होने के बाद ही कंट्रोल डिस्क के खांचे में गिरता है। जो रोलर ए है, रोलर ए आप देख रहे हैं कि पॉइंट सेट हो जाएगा तभी उसके खांचे में गिरेगा, नहीं तो वो ऊपर ही रहेगा। इसके बाद जब डिटेक्शन स्लाइड का एडजस्टमेंट और सेट स्विच को इंडिकेट करने वाला स्लाइड छोटा नॉच में, अभी हम बात किए थे, अगर 2 स्लाइड है, ये नॉर्मल स्लाइड है और एक रिवर्स स्लाइड है, तो दोनों का नोच आना चाहिए। लेकिन जिसमें हमको पॉइंट को एडजस्ट करना है वो नोच होगा छोटा, और जो दूसरा है अल्टरनेट वाला है तो उसका नोच होगा बड़ा। ये ध्यान रखना, यानी नॉर्मल अगर हम एडजस्ट करें तो नॉर्मल स्लाइड का नोच होगा छोटा, और उसी के उल्टी वाली जो स्लाइड होगी उसकी नोच होगी बड़ी, उसमें वो रोलर गिरेगा। कौन सा रोलर गिरेगा, रोलर ए, जो ये है रोलर बी, नीचे वाली, ये खांचे में गिरेगा। रोलर ए जो है ये ऊपर वाली खांचे में रहेगा, जो डिस्क रहता है, ट्रांसमिशन डिस्क में जो रहता है उस पर गिरता है। स्विच को इंडिकेट करने वाले साइड का बड़ा नोच आमने सामने आने होने पर रोलर बी डिटेक्शन स्लाइड के नोच में गिरता है, तो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट टूट जाता है तथा डिटेक्शन कॉन्टेक्ट मेक हो जाता है।
कहने का मतलब ये हुआ कि ये जैसे ही ये रोलर नीचे वाला नहीं, रोलर बी जब नोच में जाएगा, नोच में गिरेगा, तब इसका एक तरफ का जिस तरफ का जैसे नॉर्मल का है, पॉइंट नॉर्मल हो गया, तो उल्टा यानी रिवर्स ऑपरेशन के लिए जो कॉन्टेक्ट है वो बना रहेगा। और नॉर्मल ऑपरेशन चूँकि पूरा हो चुका है, तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट होता है वो टूट जाएगा अगर पॉइंट नॉर्मल में सेट और लॉक हो जाता है तो। परंतु दूसरे तरफ का कॉन्टेक्ट असेंबली का रोलर ए कंट्रोल डिस्क के ऊपर होता है, इस कारण उसका ऑपरेशन कॉन्टेक्ट बना होता है तथा डिटेक्शन कॉन्टेक्ट टूटा होता है। डिटेक्शन कॉन्टेक्ट मेक होने के लिए रोलर ए और रोलर बी दोनों एक अलाइन में आना चाहिए, दोनों भिड़ने चाहिए। रोलर बी का फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा डिटेक्शन कॉन्टेक्ट का प्रेशर बनाया जाता है या उसको कम किया जाता है। रोलर बी पूरी तरह अपने खांचे में गिरा है कि नहीं, इसका अनुमान रोलर ए की स्थिति को देखकर भी लगाया जा सकता है। देखिए, ये ऐसा फोटोग्राफ इसलिए हमने दिखाया है कि इसको सीधा ऐसा दोनों तरफ से दबा दीजिए, इस तरफ से प्रेस कर दीजिए और इस तरफ से प्रेस कर दीजिए, तो मशीन का बन जाएगा। जो मशीन, ये देखिए बाहर का ढक्कन आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा और ये आपको भाग दिखता है। तो ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ा रहता है, फिर इसके नीचे ये आपका फ्रिक्शन क्लच होता है ये वाला, फिर इसके नीचे एक लिफ्ट आउट डिस्क होता है, इसका नाम है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिफ्ट आउट डिस्क, है ना। और इसका नाम क्या है, कंट्रोल डिस्क। ये कंट्रोल डिस्क है, इसमें खांचे बने हुए हैं। और इसका नाम क्या है, ड्राइव डिस्क है, ये ड्राइव करता है, इसमें जो रहता है ना, यहाँ पे आके इसमें अटक जाएगा। और ये क्या है, ये मोटर के साथ कनेक्ट रहेगा, किसके साथ कनेक्ट रहेगा, मोटर के साथ। जब मोटर घूमेगा तो ये डिस्क घूमेगा, और ये डिस्क घूमेगा तो यहाँ से जो कनेक्ट रहता है, ये स्प्रिंग पे लोड, स्प्रिंग ये जो फ्रिक्शन क्लच का स्प्रिंग है, इस पर वो फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग चिपका हुआ रहता है इसके साथ। तो ये जो है इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये जो है ये घूमने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये घूमता रहेगा, तो लॉकिंग सेगमेंट, ये है लॉकिंग सेगमेंट, ये आपका घूमेगा, यानी ये आपका घूमेगा, इसके ऊपर मोटर रहता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वापस रिपीट करते हैं कैसे चलता है, इसलिए लगता है मिस्टेक हो गया है, पर वापस रिपीट करते हैं। ये इस पे मोटर का जो आप देखेंगे, इसी में जो खांचे हैं इसी में गिरा रहता है, तो इसको मोटर चलाता है, और मोटर के साथ जुड़ा रहता है ये इसके साथ, यानी जो गियर ये खांचे वाले जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर यानी इस भाग से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है ये पोर्शन, ठीक है। और ये इसके साथ, ये इस डिस्क के साथ कनेक्ट होता है, ये है ना। इसके ऊपर ये रहता है लिफ्ट आउट डिस्क और कंट्रोल डिस्क। तो जब मोटर ऑपरेट करता है तो ये एक इसको ताकत लगाएगा, इसको, लेकिन आप सपोज करिए कि कोई यहाँ इसके साथ लगाएगा तो ये घूमने लगेगा, ये घूमेगा तो ये लॉकिंग डिस्क भी घूमेगा और साथ में ये घूमेगा, और ये कनेक्ट रहता है ड्राइविंग रोड से, ड्राइविंग स्लाइड से, या कह सकते हैं थ्रो बार स्लाइड से, तो उसको ऑपरेट करता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ला दीजिएगा तो ये ऑपरेट नहीं होगा, तो ताकत, इसको क्या मोटर घुमाना चाहेगा, ताकत लगेगा ज़्यादा। अब ये ताकत लगाएगा और ये ताकत कहाँ इम्पोज होगा, इस पे। तो जब ज़्यादा ताकत लगेगा तो इसमें क्या होगा, ये दबेगा, तो एक लिमिटेड फोर्स के बाद ये क्या होता है, डिस्क स्प्रिंग के कारण दब जाता है। तो दब जाएगा तो इसके और इसके बीच में घर्षण कम हो जाएगा और स्लिप हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये डिस्क नहीं चलेगा, और ये ऊपर से चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, मोटर पे ओवरलोड नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, मोटर तो पूरा ताकत लगाएगा, और अगर स्लिप नहीं किया तो मोटर जल जाएगा। फ्रिक्शन क्लच का काम यही है, उसको अलग कर देना। देखिए अब सबका काम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कंट्रोल डिस्क का क्या काम है, इसका प्रयोग डिटेक्टर को
लॉक करने और डिटेक्शन में रोलर ए को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहीं पे गिरता है, ये जो यहाँ खांचा बना हुआ है रोलर इसी में गिरता है। इसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए छोटा कैम उपलब्ध कराते हैं जिसमें 120 mm का स्ट्रोक होता है। लिफ्ट आउट डिस्क का क्या काम है? इसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान पहले डिटेक्शन कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। यह रोलर ए को पहले उठाता है। मतलब जैसे ही ये देखिए, ये इसका काम क्या है कि जब ये घूमेगा तो सबसे पहले ये घूमेगा और ये इसके साथ ही रहेगा, तो ये डिस्क सबसे पहले ऑपरेट होगा और वो रोलर को उठा देगा। खांचे में जो गिरा होगा रोलर को उठा देगा। जैसे ही रोलर उठेगा तो डायरेक्शन कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। इसी के कारण उस जो IRS स्पेसिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जब हम पॉइंट को ऑपरेट करते हैं तो पहले डायरेक्शन कॉन्टैक्ट टूटना चाहिए, तो पहले डायरेक्शन कॉन्टैक्ट टूटता है और ऑपरेशन कॉन्टैक्ट तो बने ही होते हैं। जैसे डिटेक्शन कॉन्टैक्ट टूटेगा दोनों के दोनों ऑपरेशन कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, जिससे मिड स्ट्रोक फैसिलिटी प्राप्त होता है। फ्रिक्शन क्लच का क्या काम है? ये मेन काम है जो अपन गेज टेस्ट करते हैं उसमें। इसमें स्लिप रिम हेलिकल स्प्रिंग के साथ जुड़ा होता है। यह गियर रिम में फिट होता है। जब मोटर ऑपरेट होता है तो गियर रिम स्लिप रिम को चलाता है। यानी ये गियर रिम है, ये मेन गियर रिम है। देखिए ये लिखा है ना, गियर रिम किसको चलाता है? ये स्लिप रिम को, है ना, इसको फ्रिक्शन स्लिप को चलाता है, जिससे फ्रिक्शन क्लच से जुड़े अन्य सभी पार्ट्स मूव करते हैं। जब कोई अवरोध पॉइंट में आता है तो स्प्रिंग पर दबाव बढ़ने के कारण वो स्लिपिंग रिम से मेन गियर रिम को से स्लिप हो जाता है। यानी इसके बीच में वो दबाव बढ़ने के कारण स्लिप हो जाएगा और मोटर को ओवरलोड से बचाता है। फ्रिक्शन क्लच का मेन काम है ओवरलोड से मोटर को बचाना। मेन गियर रिम ये हमने पढ़ा, इसमें टोटल 92 टीथ होता है, याद रखिएगा। और यह मोटर के पिनियन जिसमें टोटल 12 टीथ होते हैं, सीमेंस वाले में जो इसके ऊपर मोटर लगा रहता है आप देखे होंगे, तो उसमें होता है 12 दांत होता है के साथ सीधा जुड़ा रहता है। यह गियर रिम स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच के द्वारा अपने रोटरी मोशन को सेंटर सॉफ्ट को ट्रांसमिट करता है। यानी मेन गियर रिम जो है इसके घूमने के द्वारा इसको ट्रांसमिट करेगा और ये ट्रांसमिशन कहाँ तक जाएगा? इस शाफ्ट तक जाएगा ट्रांसमिशन। अब आते हैं ड्राइव डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्राइव डिस्क यह पॉइंट मशीन के लॉकिंग पीस और पिनियन के साथ जुड़ा होता है जो ड्राइविंग रोड को थ्रो प्रदान करने का काम करता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बिल्कुल ही इसी के साथ ज्वाइंट रहता है, तो जब ये घूमेगा यानी इसके कारण घूमेगा तो ये डिस्क भी साथ में घूमेगा और घुमाएगा किसको? थ्रो बार को, और लॉकिंग सेगमेंट भी उसी के साथ ऑपरेट होगा। अब ये देखिए गियर रैक थ्रो रॉड, ये थ्रो रॉड है। इसी में आपका जो अभी पीछे देखे हैं इसी में वो घुमाता है तो ये आगे पीछे मूव करता है। ये लॉकिंग रोड है। लॉकिंग रोड में इस तरह खांचे होते हैं बने हुए, यहाँ पे से ऐसे जो लॉकिंग सेगमेंट है इसके अंदर ऐसे जाएगा, लॉकिंग सेगमेंट इसमें अंदर जाएगा तो इसमें लॉकिंग सेगमेंट होता है। इसको बोलते हैं सीमेंस पॉइंट मशीन में लॉकिंग जो होती है रोटरी टाइप होती है ना। ये लॉकिंग स्लाइड है और ये ड्राइविंग स्लाइड है या थ्रो बार कर सकते हैं। इसमें देखिए 24 mm का होल होता है, 24 mm का। मिडिल में एक रैक होता है। अनलॉकिंग के बाद यह रैक पिनियन के साथ जुड़कर 143 mm का स्ट्रोक प्रदान करता है। इसमें देखिए ये दो भाग में बटा होता है। जैसे नॉर्मल में जब एडजस्ट करना हो तो बाहर में हो जाए, बाहर से एडजस्ट हो जाएगा, या ऐसा नॉर्मल रिवर्स की बात नहीं करते हैं। यानी जो जैसे मशीन जो मशीन की तरफ जो टंग रेल रहेगा, नॉर्मल हो या रिवर्स हो, मशीन की तरफ जो टंग रेल चिपका होगा अगर उसको लॉकिंग को एडजस्ट करना है तो बाहर से एडजस्ट होगा वो, और उसके अपोजिट वाला एडजस्ट होगा अंदर से। ये दोनों नट के मदद से, दोनों नट को लूज करके इस स्लाइड को आगे पीछे करके, दांते को आगे पीछे करके इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो लॉकिंग स्लाइड जो है लगाएंगे तो यहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, ये वाले छेड़े पे, इसी तरह ये वाले छेड़े पे, है ना। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट करते हैं लॉकिंग का।
अब ये नॉर्मल डिटेक्शन स्लाइड है और रिवर्स है, इसमें दो तरह का डिटेक्शन स्लाइड होता है। ये देखिए, ये जो है एल एच डिटेक्शन स्लाइड है और ये आर एच डिटेक्शन स्लाइड है। तो इसमें डिटेक्टर स्लाइड राइट हैंड और डिटेक्टर स्लाइड लेफ्ट हैंड। पढ़ लीजिए। डिटेक्शन स्लाइड का छोटा नोच क्लोज स्विच को इंडिकेट करता है तथा बड़ा नोच ओपन स्विच को इंडिकेट करता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, सेम जो हमने पढ़ा था अभी पीछे कि अगर ये डिटेक्शन बनाना है तो इस देखिए छोटा नोच है, छोटा नोच के सामने बड़ा नोच रहेगा, तो इसका एडजस्टमेंट तो यहाँ से होगा, तो इसको आगे पीछे खिसकाएंगे, अगर ये भी नोच छोटा रहेगा तो इसका एडजस्टमेंट बिगाड़ देगा। इसलिए ये एडजस्टमेंट के लिए है और ये आपको फ्री रहेगा क्योंकि स्लाइड तो दोनों साथ में रहेगा। अतः कॉन्टैक्ट असेंबली को रोलर बी छोटे नोच में गिरकर कंप्लीट सेटिंग ऑफ टंग रेल को इंडिकेट करता है। रस्ट और फ्रिक्शन के कारण होने वाले जॉइंट मूवमेंट से बचने के लिए, दोनों चूंकि जॉइंट साथ में रहता है तो रस्ट और फ्रिक्शन के कारण होने वाले जॉइंट मूवमेंट से बचने के लिए दोनों स्लाइड के बीच ब्रास का स्ट्रिप लगाया जाता है। ब्रास स्ट्रिप लगा होता है, क्यों लगा होता है इसका कारण आपने जान लिया। कॉन्टैक्ट असेंबली का रोलर बी, कॉन्टैक्ट असेंबली का रोलर बी के लिए छोटे नोच में 3 mm का मूवमेंट हो सकता है, याद रखिए। कितना mm का मूवमेंट हो सकता है? 3 mm का। और बड़े नोच में 53 mm का मूवमेंट हो सकता है। 3 mm का मूवमेंट होगा छोटे नोच में और 53 mm का मूवमेंट होगा बड़े नोच में। अब हम पढ़ लेते हैं पॉइंट मशीन का स्थापना, उसको लगाएंगे कैसे। पॉइंट मशीन को हम लगाएंगे कैसे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में रख देते हैं। ओके, थैंक यू।